अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अल्लाह का शुक्र मैम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसे हैं? मैं भी अब बेटर हूँ। अच्छा, आप सब लोग को लिंक मिल गया था आज यस मैम। यस मैम। और ग्रुप में भी शेयर हो गया था। यस मैम मैंने ठीक है। चलिए आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जस्ट 1 मिनट में आपका लेक्चर निकालूं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैम ये पैथो का लेक्चर है ना? जी जी बिल्कुल, पैथोलॉजी का लेक्चर है। मैं बस आप लोगों के लिए लेक्चर निकाल रही हूँ। जस्ट 1 मिनट। मैम एक्चुअली वो आपका नाम नहीं लिखा रहा, किसी और का हाँ, हो मैं सकता अभी ठीक करती हूँ इसको, डोंट वरी। जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 ओके मिनट। मैम। चलिए, अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। यस चलिए मैम। एक सेकेंड बस। चलिए जनाब, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज भी अभी तक सिर्फ 57 स्टूडेंट्स आए हैं। जी चलें। और आप सब लोग ठीक हैं, हेल्दी हैं? यस जी मैम मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। कुछ लोग सिक हैं क्या? यस मैम, कोविड पॉजिटिव है। चलो, डोंट वरी, इंशाल्लाह इट विल बी ऑलराइट। अच्छा चलें जी, आज का हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट हमने स्टार्ट करना है, ये इंट्रोडक्शन है रिलेटेड टू पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी वन। ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने इंट्रोडक्शन तो हुई थी। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी थे क्लास में, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट वंस अगेन। ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि इस कोर्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें हमने जो चीज़ें कवर करनी है थ्रू आउट दिस कोर्स, उसमें हमने एक तो पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखना है, फिर कुछ सेलुलर अडेप्टेशंस देखनी है, सेल इंजरी देखनी है, इन्फ्लेमेशन हम स्टडी करेंगे, टिश्यू रिपेयर्स और वूंड हीलिंग के बारे में बात करेंगे, हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स, इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ऑटो इम्यूनिटी और इम्यूनोडेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। फिर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नियोप्लेजियाज, ठीक है, जिसे आम टर्म में आप लोग कैंसर्स बोलते हैं, और पैथोलॉजी में हम इसको नियोप्लेजियाज बोलते हैं। ठीक है। फिर हम उसकी बेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है उसकी
उसके बारे में बात करेंगे. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस. ठीक है. फिर जो सेकंड पार्ट है हमारे इस कोर्स का, दैट इज रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है. तो फिर हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, माइक्रोब्स की का स्ट्रक्चर, उनकी जेनेटिक्स, उनकी ग्रोथ के बारे में. ठीक है. तो ये हमारा सेकंड पार्ट होगा इस कोर्स का. अच्छा, लास्ट टाइम हमने फ्यू डेफिनेशंस की थी, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं फॉर ऑल दोज हु हैव जॉइन्ड द क्लास टुडे. ठीक है. सो सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एवरीवन शुड नो कि व्हाट इज पैथोलॉजी. ठीक है. पैथोलॉजी जो है, दिस इज द साइंस ऑफ योर, दिस इज द ब्रांच ऑफ योर मेडिकल साइंस, और जिसमें बेसिकली ये कंसर्न्ड है विद द स्टडी ऑफ डिजीज प्रोसेस. ठीक है. तो पैथोलॉजी वर्ड जो है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पैथोस विच मीन डिजीज या सफरिंग, और लॉगोस मीन स्टडी. ठीक है. तो बेसिकली जो पैथोलॉजी है, इसमें हमने डिफरेंट डिजीज प्रोसेसेस को स्टडी करना है कि जो डिफरेंट डिजीजेस हैं हमारी बॉडी में, वो सेलुलर लेवल पे क्या चेंजेस कॉज करते हैं. ठीक है. Then we have talked about this thing कि जो हमारी पैथोलॉजी है, it has got two branches. One is general pathology and one is systemic pathology. ठीक है. सिस्टेमिक पैथोलॉजी में हम स्पेसिफिक सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, जैसे हमारा जीआईटी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है. ये आपकी पैथो 2 है. ठीक है. जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे इसको. लेकिन जो हमारी जनरल पैथोलॉजी है, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी या पैथोलॉजी 1 कह रहे हैं, उसमें हम जनरल पैथोलॉजी स्टडी करेंगे, जिसमें हम सेलुलर लेवल के ऊपर चेंजेस को स्टडी करेंगे, और सेल्स में ड्यूरिंग द डिफरेंट डिजीज प्रोसेसेस क्या चेंजेस आती हैं, सेल्स अपने आप को कैसे उस डिफरेंट इंजूरियस स्टिमुलाई को अडेप्ट कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद अगर वो उस चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते तो फिर सेल में क्या चेंजेस आते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं. ठीक है. फिर हमने ये देखना है कि ड्यूरिंग कैंसर सेल्स में क्या चेंजेस आते हैं, और ड्यूरिंग डिफरेंट डिजीज प्रोसेस अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन में टिश्यूज के अंदर क्या चेंजेस होती है. सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू कवर ड्यूरिंग द जनरल पैथोलॉजी. ठीक है जी. फिर कुछ बेसिक टर्म्स हैं which we are supposed to cover during this today's topic. तो डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उसमें डिजीज क्या होता है, etiology, पैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी डिजीज जिसमें साइन सिम्टम्स आते हैं वो क्या होते हैं. देन वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रोग्नोसिस एंड एपिडेमियोलॉजी. ठीक है. अच्छा, डिजीज की डेफिनेशन मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, कोई बताएगा आप में से दैट व्हाट इज अ डिजीज. मैम लॉस ऑफ नॉर्मल हेल्थ ऑफ बॉडी. तो अगर किसी की भी नॉर्मल हेल्थ जो है, फीलिंग ऑफ नॉर्मल हेल्थ ऑफ द बॉडी अगर ये लूज हो जाती है, इट मीन्स दैट दैट पर्सन हैज डेवलप्ड सम डिजीज. ठीक है. सो इस कंडीशन को हम डिजीज कहते हैं. अगर किसी की नॉर्मल हेल्थ जो है दैट हैज बीन लॉस्ट एंड द पर्सन हैज गॉट सम सिम्टम्स ऑफ सम एबनॉर्मलिटी इन द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज डिजीज. ठीक है. फिर हमने डिजीज की डिफरेंट टाइप्स कही थी कि दैट द डिजीजेस कैन बी ईदर इट कैन बी इडियोपैथिक इफ वी डोंट नो द रीजन, क्या कॉज क्या है डिजीज का, तो हम कहते हैं ये इडियोपैथिक डिजीज है. ठीक है. आइट्रोजेनिक डिजीज हम उसको बोलते हैं व्हेन इट इज बीइंग कॉज्ड बाय सम अदर रीजन. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पेशेंट को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर एक पेशेंट है जिसको किसी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं हम लोग. ठीक है. तो एंटीबायोटिक की वजह से क्या होता है कि बाज़ दफ़ा उस पेशेंट का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है या नॉर्मल जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में स्टे करते हैं, दे आर आल्सो गोइंग टू डाई. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पेशेंट डेवलप्स डायरिया. सो दिस इज आइट्रोजेनिक डायरिया विच इज कॉज्ड बाय एंटीबायोटिक. ठीक है. सो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से अगर पेशेंट को कोई डिजीज हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड एज आइट्रोजेनिक. क्लियर हो गया सबको? यस मैम. Yes, ma'am. कंजेनिटल जो होती है, दिस इज समथिंग विच इज विद विच आ बेबी इज बॉर्न विद. ठीक है. जैसे अगर कोई ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, या हो सकता है कोई और एंजाइमेटिक या हार्मोनल डिजीज है जिसके साथ अगर एक चाइल्ड बॉर्न होता है, देन दिस इज कॉल्ड एज कंजेनिटल. ठीक है. एक्वायर्ड डिजीज वो होती है जो ड्यूरिंग द लाइफ हम किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, जो कि माइक्रोब्स जिसमें वायरस और बैक्टीरिया आ सकते हैं, or because of some chemicals, if we are going to develop some disease, this is called as acquired disease. ठीक है.
नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो होता है विच वी आर गोइंग टू एक्वायर ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे। ठीक है, ये हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट जो होता है वो क्लीन नहीं होता, वहाँ पे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे आर प्रेजेंट। तो ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे अगर एक पेशेंट को कोई और डिजीज भी साथ में डेवलप हो जाती है देन वी आर गोइंग टू से कि पेशेंट ने नोजोकोमियल इन्फेक्शन एक्वायर कर लिया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है इटियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। इटियोलॉजी क्या होता है? दिस इज द कॉज ऑफ डिजीज। ठीक है, whenever we are going to talk about पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी में जब भी हम डिजीज के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके माइंड में आएगा दैट इज इटियोलॉजी, कि कॉज क्या है इस डिजीज का। कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई केमिकल है या कोई और रीजन है जो कि इस डिजीज की कॉज है। ठीक है, सो द बेसिक मीन टू से जब भी हम किसी डिजीज के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग विच कम्स इन आवर माइंड दैट व्हाट इज द कॉज। ठीक है, तब कॉज क्या क्या हो सकती है? इट कैन बी अ केमिकल, इट कैन बी अ इन्फेक्टिव एजेंट, रेडिएशंस हो सकती हैं। ठीक है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं या एक्सरे रेडिएशंस हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से इट कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर्स। इसी तरह से मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है, कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है जिसमें कोई आपका हार्मोन या कोई एंजाइम डेफिशिएंट हो सकता है व्हिच कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज। ठीक है, तो इटियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द पैथोलॉजी। अच्छा, पैथोजेनेसिस नेक्स्ट टर्म है। पैथोजेनेसिस का मतलब ये है कि वी आर सपोज टू स्टडी द मैकेनिज्म बाय विच द कॉजेटिव एजेंट इज प्रोड्यूसिंग द डिजीज। ठीक है, यानी जो वायरस है या बैक्टीरिया है उसने सेलुलर लेवल पे जाके क्या ऐसा चेंज कॉज किया है, इन्फ्लेमेशन की है या सेल्स को डिस्ट्रॉय किया है, क्या ऐसा मैकेनिज्म था जिसके थ्रू डिजीज कॉज हुई है, इसको हम पैथोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, सो इन मेडिकल टर्म्स इसकी डेफिनेशन क्या है? इट्स द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज by which the etiology is going to operate to produce that pathological or the clinical manifestation. So this is the definition of pathogenesis. ठीक है, pathogenesis क्या है? This is the study of mechanism by which the etiological agent is causing the disease. ठीक है, यानी कि हो सकता है कि वो एटियोलॉजिकल एजेंट जो है या जो कॉज है डिजीज की वो इन्फ्लेमेशन कॉज करी है या वो सेल्स के अंदर डिजेनरेशन कॉज करी है या वो हमारे इम्यून सिस्टम में कोई ऐसा चेंज कॉज करी है जिसकी वजह से वो डिजीज प्रोड्यूस हो रही है। इस सारे मैकेनिज्म को स्टडी करना क्या है? पैथोजेनेसिस है। क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स दैट whenever a person is going to have a loss of health या disease है उसको, so we are going to try with the help of our clinical experience जिसमें हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद हम कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देन वी आर गोइंग टू रीच अ फाइनल कंक्लूजन कि इस पेशेंट को कौन सी डिजीज है। सो दिस इज कॉल्ड एज डायग्नोसिस। ठीक है, सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग to determine or to identify that what is the cause or what is the disorder or the disease in a patient. This is called as diagnosis. ठीक है, प्रोग्नोसिस क्या होता है? यानी अगर आपने एक पेशेंट के अंदर एक डिजीज डायग्नोज कर ली है देन यू आर गोइंग टू फाइंड कि इस डिजीज का आउटकम क्या होगा, whether this is a dangerous or a disease which has got the bad outcome or a disease which has got a good outcome. ठीक है, तो जो आप आउटकम उसका एक्सपेक्ट करते हैं इसको हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक पेशेंट है जिसको डायरिया हो गया तो डायरिया के बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर गोइंग टू रिकवर। ठीक है, तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। अगर एक पेशेंट है जिसको सपोज हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक के बाद अगर बहुत ही मेजर हार्ट अटैक है तो ऑब्वियसली उसका प्रोग्नोसिस क्या है? बैड है। द पेशेंट कैन इवन डाई बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, सो दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ अ डिजीज, इट इज कॉल्ड एज प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशंस ये है कि अगर एक पेशेंट है उसको एक डिजीज है और उस डिजीज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से दैट पर्सन इज गोइंग टू डेवलप अनदर डिजीज, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज है, ठीक है, और डायबिटीज की वजह से पेशेंट को रीनल डिजीज डेवलप हो जाती है, सो दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। ठीक है,
यानी उसको एक एग्जिस्टिंग डिजीज तो है कि उसको डायबिटीज है, लेकिन उसके साथ साथ अब उसको किडनी की डिजीज भी डेवलप हो गई है। सो दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दैट एग्जिस्टिंग डिजीज। इसी तरह से उस डायबिटिक पेशेंट को जो है वो रेटिनोपैथी हो सकती है, उसकी आई इफेक्ट हो सकती है, ठीक है, उसको जो है उस हार्ट इफेक्ट हो सकता है उसको, ठीक है, बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। पेशेंट कैन हैव द इस्कीमिया की वजह से पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गए सबको कॉम्प्लिकेशन क्या है? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट है सीक्वले। सीक्वले क्या होता है? द सीक्वले इज अनवांटेड आउटकम ऑफ अ डिजीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर डायबिटिक पेशेंट है और उसमें जो है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है इन पेशेंट्स में। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? नैरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं। सो नैरो होने की वजह से अगर उस पेशेंट के अंदर डायबिटिक फुट डेवलप हो जाता है। डायबिटिक फुट क्या होता है कि वो फुट जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, ईदर द टो और द फुट और द लेग, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच दैट लिम्ब और द टो और द फुट हैज टू बी रिमूव्ड। सो दिस इज समथिंग विच इज अनवांटेड। सो सीक्वले क्या है? अनवांटेड आउटकम ऑफ अ डिजीज, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। डिजीज की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो होती हैं, साइंस होते हैं और सिम्टम्स होते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है और सिम्टम क्या होता है। कौन बताएगा आप में से? साइन क्या होता है और सिम्टम क्या होती है? मैम साइन पेशेंट खुद बताता है। साइन पेशेंट नहीं बताता। नहीं मैम डॉक्टर सिम्टम्स साइन वो साइंस जो डॉक्टर जो पेशेंट बता रहा सिम्टम्स जो होता होती हैं वो पेशेंट पेशेंट खुद को बताता है, ठीक है। सिम्टम्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिव, जो पेशेंट की फीलिंग्स होती हैं वो पेशेंट जो आके बताता है, दिस इज सिम्टम। जैसे अगर आप कहते हैं जी मुझे कफ है, दिस इज सिम्टम। एब्डोमिनल पेन है, ये सिम्टम है, ठीक है। और अगर आप कहते हैं मुझे फीवर है, तो आपको ये सिम्टम है। ये सारे जो पेशेंट की फीलिंग होती है, एबनॉर्मल फीलिंग, दैट इज सिम्टम। साइन क्या होता है? विच अ डॉक्टर इज गोइंग टू ऑब्जर्व ऑन द पेशेंट ड्यूरिंग द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जैसे अगर मैं एक पेशेंट का एग्जामिनेशन करती हूँ और मुझे पता चलता है कि जी उसका उसका हार्ट रेट ज़्यादा है, ठीक है, उसको टैकीकार्डिया है, तो ये साइन है। और उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, मैंने चेक किया है अपने स्पिग्नोमेनोमीटर से, ठीक है, या बीपी ऑपरेटर से मैंने चेक किया और उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आया है, ये भी साइन है, ठीक है। या अगर मैं उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करती हूँ और जब मैं पल्पेशन करती हूँ एब्डोमन में तो टेंडरनेस मिलती है मुझे, ठीक है, यानी पेशेंट को पेन फील होती है जब मैं प्रेस करती हूँ एब्डोमन में, उसको टेंडरनेस कहते हैं। तो ये भी एक साइन है कि पेशेंट हैज गॉट द एब्डोमिनल टेंडरनेस, ठीक है। आप सबको क्लियर हो गया कि सिम्टम क्या होता है और साइन क्या होता है? Yes, यस ma'am. मैम। मैम जी, मैम आपने जो कॉम्प्लिकेशन और ये सिक्वेले के बारे में जो बताया मैम, अनवांटेड आउटकम आपने कहा था कि जैसे डायबिटिक फूड जो होता है वो एम्पुटेशन करनी पड़ जाए, तो मैम कॉम्प्लिकेशन भी तो वही चीज है कि अनवांटेड आउटकम ही है डिजीज का। इन दोनों में फिर क्या डिफरेंस हुआ? सीक्वली ये है कि हम जो है उस वो दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल ना, कि किसी का फुट जो है वो रिमूव कर दिया जाए या लेग रिमूव कर दी जाए, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि उसको एक डिजीज के साथ एक और डिजीज डेवलप हो गई है और उस डिजीज को हम ट्रीट तो कर सकते हैं ना, ठीक है। अगर जी उसको किडनी जो है किडनी की डिजीज साथ में डेवलप हो गई है, वी कैन ट्रीट दैट विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर फुट तो उसका रिमूव करना पड़ा है, वी कांट डू एनीथिंग फॉर दिस, ओके मैम। ठीक है। अच्छा जी, साइन सिम्टम समझ आ गए सबको। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एपिडेमियोलॉजी। अच्छा जी, एपिडेमियोलॉजी जो होता है, दिस इज द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ डिजीज, यानी हमने किसी भी डिजीज के बारे में ये देखना कि ये डिजीज जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, एनिमल से ओरिजिनेट हुई है या ह्यूमन से ओरिजिनेट हुई है, या कोई इंसेक्ट्स हैं जो इस डिजीज को स्प्रेड कर रहे हैं, और ये किस एरिया ऑफ वर्ल्ड में कहाँ पे ये प्रेवेल करती है ये डिजीज, और ये डिजीज जो है इसका मीन टू से वे ऑफ ट्रांसमिशन क्या है,
ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं, और ये कहाँ पे ज़्यादा है, ये डिजीज़ का अकरेंस कहाँ पे ज़्यादा है, किस एरिया ऑफ वर्ल्ड में, ये सारी चीज़ें जो एपिडेमियोलॉजी में आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं मलेरिया है, तो मलेरिया जो है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसकी टियोलॉजी क्या है, फिर जो मलेरिया है वो कैसे स्प्रेड करता है, मॉस्किटो बाइट के थ्रू स्प्रेड करता है। फिर हमें ये देखना है कि मलेरिया जो है वो किन एरियाज के अंदर ज़्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं, और ये कि मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है, दिस इज कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो किसी भी डिजीज़ की एपिडेमियोलॉजी जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि ये डिजीज़ जो है वो कैसे स्प्रेड करती है, और इसका वे ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कौन सी पॉपुलेशन है जो कि इससे ज़्यादा इफेक्टेड होती है, यंग को ज़्यादा इफेक्ट करती है, ओल्ड एज में ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये चीज़ें जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं, दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जी मैम। यस मैम। अच्छा, ये नेक्स्ट दो ये टर्म्स हैं, इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज और प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज। ये सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अच्छा, इन प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज ये होती है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर ऑलरेडी उस डिजीज से इफेक्टेड कितने केसेस हैं, उसको हम कहते हैं प्रेवलेंस ऑफ डिजीज। फॉर एग्जांपल वी से कि लाहौर में 40% पेशेंट जो हैं, 100 में से 40 मरीज ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लाहौर में जो हाइपरटेंशन है उसकी प्रेवलेंस 40% है। ठीक है, सो दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज क्या होता है, द न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज विच आर अपेयरिंग इन दैट पॉपुलेशन। यानी अगर हम कहते हैं कि लाहौर में रोज जो है वो एक नया केस जो है वो अपेयर हो रहा है हाइपरटेंशन का। ठीक है, रोज नया एक पेशेंट जो है वो अपेयर, 100 में से एक बंदा नया जो है वो डायग्नोज हो रहा है जिसको कि हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है। ठीक है, तो दिस इज द इंसिडेंस ऑफ डिजीज कि 1% इंसिडेंस है इसका, और प्रेवलेंस जो है इसकी वो 40% है। क्लियर हो गया सबको कि व्हाट इज द इंसिडेंस एंड द प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज? मैम जी मैम, क्लियर प्रेवलेंस हो गया। रिपीट करते हैं। देखो, प्रेवलेंस ये है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस कितने हैं उस डिजीज के। ठीक है, जैसे अगर आप कहें कि हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 40 जो हैं उनको ऑलरेडी कोरोना वायरस है, अल्लाह ना करे, लेकिन मैं जस्ट फॉर एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो इट मीन्स कि 40% प्रेवलेंस है क्लास में ऑलरेडी इस डिजीज की। एंड देन यू से कि हर रोज दो नए स्टूडेंट्स को जो है नए केस डायग्नोज हो रहे हैं, कि 2 रोज के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फिर ये डिजीज डेवलप हो रही है। तो जो न्यू केसेस डिजीज के अपेयर होते हैं विद टाइम, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंस। और जो ऑलरेडी केसेस प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं प्रेवलेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, यस मैम। आप समझ आ गए इंसिडेंस क्या होता है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस टर्म? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब हमने नई टर्म, नया एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना है। सेल सेल जो है नॉर्मली हमारी बॉडी में, आप सबको पता है ना कि जो बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी का वो क्या है, सेल है। ठीक है, सो व्हेन एवर अ सेल इज बीइंग एक्सपोज टू एनी ऑफ द इंजूरियस स्टिमुलस। ठीक है, अब इंजूरियस स्टिमुलस क्या क्या हो सकती है आपके ख्याल में? एक सेल के लिए क्या क्या इंजूरियस स्टिमुलस हो सकता है जो कि सेल के लिए बैड है? इट कैन बी इंजूरियस स्टिमुलस। कोई टॉक्सिन आ सकता है बॉडी में कोई आपके पास। टॉक्सिक, बिल्कुल कोई टॉक्सिन हो सकती है, और कोई भी थिंक मैम अबाउट इट। इंफेक्शन हो सकता है। हाँ, इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से? बैक्टीरिया या वायरस। यस मैम। अच्छा, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई टॉक्सिन है जिसने सेल को
कोई मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकता है। और क्या हो सकता है? मैम मैम इसमें कोई इंजरी है एपोप्टोसिस या और ट्रॉमा? नेक्रोसिस के प्रोसेस भी कोई इन्वॉल्व हो ट्रॉमा सकते हो हैं। सकता है, वेरी गुड। और कोई केमिकल भी तो हो सकता है ना, which can cause injury to the cell। ठीक है, यस जैसे मैम। रेडिएशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी इंजूरियस स्टिमुलाई हैं, whenever they are being exposed, the cells are being exposed to these sort of injurious stimuli, ठीक है, तो ये सेल्स के ऊपर एक स्ट्रेस आ जाती है, यानी सेल जो है वो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। अब इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को कोप करने के लिए सेल क्या करते हैं, ईदर दे आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस विद इन देम, कर लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं और आपके सराउंडिंग में कुछ तो आप क्या करेंगे, अपने कान बंद कर लेंगे, क्या कर लिया अपने आप को, ठीक है। या ये हो सकता है कि उस बहुत ज्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट की वजह से आपके कानों पे कुछ असर हो और कुछ इंजरी, मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि कुछ इंजरी हो सकती है आपके ईयर्स में, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। इसी तरह से जो सेल्स होते हैं, जब उनको एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट मिलता है, या तो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप में कुछ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को कोप करने के लिए, कोप नहीं कर पाते, देन द सेल्स आर गोइंग टू हैव सेल इंजरी। ठीक है, अब ये जो सेल इंजरी होती है, इट दिस सेल इंजरी कैन बी ईदर रिवर्सिबल, यानी आपको रिमूव हो जाता है, स्टेट में चलेगा, और अगर cells are going to have irreversible injury, ठीक, उसमें फिर सबको समझ आ गया। This is an overview of cellular response to stress and noxious stimuli। एक्सपोज होता है तो सेल कैसे रिएक्ट करता है, दिस इज जस्ट द ओवरव्यू ऑफ, ये सबको क्लियर हो गया? यस मैम। अगर किसी अच्छा जी, सबको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। मैम अब क्लियर अच्छा जी, अच्छा ये टेबल सबको क्लियर हो गया कि whenever a cell is being exposed to the noxious stimulus तो क्या होता है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, यस मैम। मैम ये मैम जो सेल इसमें बारह बता दें। जो सेल की डिवीजन होने लग जाती है एबनॉर्मल कैंसर्स में, वो कैसे होता है? मैम ये टेबल एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा जी क्लास, ये टेबल क्लियर है सबको? मैम एक दफा मेरी रिपीट आवाज कर रही है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कर देंगे एक दफा रिपीट कर दूं मैं इसको? जी मैम। अच्छा जी, ये देखो, ये नॉर्मल सेल है, सेल विच इज फंक्शनिंग नॉर्मली, ठीक है। अगर ये सेल किसी भी नॉक्शियस स्टिमुलस को एक्सपोज होता है, ठीक है, और वो नॉक्शियस स्टिमुलस क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी अ हाइपोक्सिया, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, ठीक है जी, और इट कैन बी लाइक केमिकल और रेडिएशंस,
कोई भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जब भी सेल उसके लिए एक्सपोज होता है तो व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन कि सेल जो होता है वो उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, सो अडेप्टेशन में सेल में कुछ चेंजेस आती हैं जिसमें वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को कोप करने की कोशिश करता है। और अगर सेल में ये एबिलिटी नहीं है कि वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को कोप कर सके, then the cell is going to have the cell injury. ठीक है, और ये जो सेल इंजरी है इट कैन बी ईदर रिवर्सिबल सेल इंजरी, यानी कि सेल जो है अगर वो इंजरी बहुत माइल्ड नेचर की है तो सेल जो है वो रिकवर करके वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में चला जाता है। ठीक है, और अगर वो बहुत ज़्यादा सवेयर इंजरी है सेल के अंदर, वो इंजरी क्या होती है वो हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर वो सेल में इतनी ज़्यादा सवेयर चेंजेस आ गई हैं कि सेल जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस नहीं जा सकता, देन द सेल इज गोइंग टू हैव इरिवर्सिबल इंजरी एंड द सेल इज गोइंग टू डाई। ठीक है, अब ये जो सेल की डेथ होती है ये दो प्रोसेस के थ्रू होती है, ये नेक्रोसिस के थ्रू होती है, एपोप्टोसिस के थ्रू होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? जी मैम। जी मैम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेलुलर एडेप्टेशंस। के सेलुलर एडेप्टेशंस क्या होती हैं? एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम कोई भी सेल इंजरी हुई है, ये भी हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया या वायरस, तो डायरेक्ट भी तो सेल इंजरी हो सकती है ना, उसके लिए अडेप्टेशन तो कंपल्सरी नहीं है ना। देखो मैं ये बता रही हूँ कि अगर सेल उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकता है तो फिर अडेप्टेशन होगी, और अगर सेल अडेप्ट नहीं कर सकता देन इट विल नॉट। ऐसा 1 मिनट प्लीज, गिव मी अ 1 मिनट प्लीज। यस मैम। अच्छा जी, क्लास में आपको ये बता रही थी कि अगर स्टिमुलस ऐसा है इंजूरियस स्टिमुलस जिसमें सेल उसको कोप कर सकता है, अभी हम उसकी एग्जांपल देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टिमुलस होते हैं जिनको सेल कोप कर सकते हैं और सेल जो है वो अपने आप में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेल उस इंजरी को कोप नहीं कर सकता तो डेफिनेटली द सेल इज गोइंग टू हैव सम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, और अगर रिवर्सिबल चेंजेस हैं तो सेल नॉर्मल हो जाएगा, और अगर इरिवर्सिबल चेंजेस है सेल इज गोइंग टू डाई। ठीक है, समझ आ गया सबको? यस जी मैम, मैम। थैंक यू। अब हम सेलुलर एडेप्टेशंस के बारे में जल्दी बात करते हैं कि सेलुलर एडेप्टेशंस क्या होती हैं। ठीक है, अच्छा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं हमारी बॉडी में जो कि नॉर्मली भी समटाइम इट डज हैपन कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आ रहे होते हैं जिसमें सेल्स जो होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये नॉर्मल हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल फिनोमेना चल रहा है, जिसकी एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ। अगर दोज हु डू द एक्सरसाइज अलॉट, ठीक है, जो जिम ज्वाइन करते हैं, तो जब आप जिम ज्वाइन करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रो अप कर जाते हैं, तो आपके मसल ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं ना, जैसे आपका डेल्टॉइड मसल्स हैं या एब्डोमिनल मसल्स हैं, दे बिकम प्रोमिनेंट, वो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। दिस इज एन अडेप्टिव फिनोमेना। ठीक है, समझ आइए इस चीज़ को, ये फिजियोलॉजिकल है। यस मैम। अच्छा चलें इसको हम 1 बाय 1 ही स्टडी करते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये सेलुलर एडेप्टेशंस क्या होती हैं। अच्छा पहले तो सेलुलर एडेप्टेशंस की आपको नाम पता होना चाहिए कि सेलुलर एडेप्टेशंस क्या क्या हो सकती हैं। एट्रोफी हो सकती है, हाइपरट्रॉफी हो सकती है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है, डिस्प्लेजिया या मेटाप्लेजिया। ये डिफरेंट टाइप की एडेप्टेशंस हैं। अब ये क्या क्या होती हैं 1 बाय 1 हम इसे स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम एट्रोफी स्टडी करेंगे कि एट्रोफी क्या होती है। एट्रोफी का मतलब होता है कि सेल जो है उसका साइज जो है वो श्रिंक कर जाए। ठीक है, बाय द लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस, यानी सेल जो है वो साइज में छोटा हो गया है बाय लूजिंग ऑफ इट सम
कंटेंट्स ऑफ द सेल्स, ठीक है। क्योंकि सेल फॉर एग्जांपल इसकी ये है कि अगर अच्छा ये जो एट्रोफी होती है, पहले तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता चल गई कि एट्रोफी है क्या। दिस इज द श्रिंकेज ऑफ सेल साइज। सेल क्या हो गया, छोटा हो गया बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सब सेल सब्सटेंस, ठीक है। अब सेल जब छोटा होता है तो उसकी वजह से जो सारा टिश्यू या ऑर्गन है उसका साइज भी छोटा हो जाता है, ठीक है। समझ आ रही है आपको इसकी? ये फिनोमेना जो है एट्रोफी का, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल से आपको क्या समझ आती है? व्हाट डज मीन बाय फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल? मैम फिजियोलॉजिकल तो होता है नॉर्मल प्रोसेस और पैथोलॉजिकल होता है एबनॉर्मल। वेरी गुड, ठीक है। फिजियोलॉजिकल का मतलब ये है कि वो नॉर्मली हो रहा है बॉडी में, और पैथोलॉजिकल का मतलब ये है कि वो एबनॉर्मल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम फिजियोलॉजिकल को एग्जांपल लें तो जैसे यूट्रस जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी साइज में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और आफ्टर डिलीवरी यूट्रस का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ना जो बॉडी में होता है फीमेल्स में, ठीक है। तो Yes, द ma'am. एट्रोफी इन द यूट्रस आफ्टर डिलीवरी इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। इसी तरह से जो एम्ब्रियो जब डेवलप करता है तो उसके अंदर इनिशियली नोटोकॉर्ड डेवलप होती है, ठीक है। लेटर ऑन ये नोटोकॉर्ड जो है वो श्रिंक होकर डिसअपेयर हो जाती है। दिस इज आल्सो अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। इसी तरह से थायरोग्लॉसल डक्ट होती है जो कि जॉइन करी होती है हमारे थ्रोट को जॉइन करी होती है विद टू द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। डक्ट होती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इनिशियली ये डक्ट प्रेजेंट होती है और लेटर ऑन फिर ये एट्रोफिक होकर डिसअपेयर हो जाती है। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर जो है वो श्रिंक होके स्मॉल हो जाते हैं। नोटोकॉर्ड और थायरोग्लॉसल डक्ट श्रिंक होकर डिसअपेयर हो जाती है while the uterus is going to decrease in size after delivery, ठीक है जी। पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल अगर हम कोई देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से किसी ने कभी ये एक्सपीरियंस किया हो या कोई ऐसा पेशेंट देखा हो कि अगर फ्रैक्चर हो जाए बोन का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्म या लेग में बोन का फ्रैक्चर हो गया है तो वहाँ पे प्लास्टर अप्लाई कर दिया जाता है। देन द पेशेंट इज गोइंग टू बी ऑन बेड फॉर फ्यू डेज, एटलीस्ट फॉर 3 वीक्स और 4 वीक्स, ठीक है। सो उस लेग के नॉन मतलब जब वो उस अपनी लेग को या आर्म को यूज नहीं करता तो उस एरिया के जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब वो उसमें उसके ऊपर से प्लास्टर उतरता है तो वो जो आर्म या वो लेग होती है वो वीक हुई होती है, उसके स्केलेटल मसल्स का मास जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। लेटर ऑन जब पेशेंट अपनी दोबारा से एक्टिविटी स्टार्ट करता है, ठीक है, अपनी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करता है, मसल्स दोबारा से एक्टिव होते हैं, देन दे कम बैक टू द नॉर्मल साइज इन फ्यू डेज, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिकल एट्रोफी। समझ आया सबको? जी मैम. यस मैम। ठीक है। ये अगेन यू कैन सी ओवर हियर कि ये एक्टिव मसल्स हैं आर्म के, ठीक है। और अगर सपोज फ्रैक्चर की वजह से ये पर्सन जो है उसको प्लास्टर अप्लाई हुआ है और वो अपनी मसल्स को यूज नहीं कर रहा, तो इन एक्टिविटी की वजह से जो मसल्स हैं उनके सेल्स का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एट्रोफी। और लेटर ऑन जब प्लास्टर रिमूव होगा, जब उसका फ्रैक्चर हील हो जाएगा, वो अपनी एक्टिविटी नॉर्मली करना शुरू करेगा तो दोबारा से ये मसल जो है वो अपने नॉर्मल साइज पे वापस आ जाएंगे। तो ये एडेप्टेशन थी कि इन एक्टिविटी की वजह से मसल्स का साइज डिक्रीज हो गया था और दोबारा से एक्टिविटी से वो वापस हो गए अपने साइज में, ठीक है। इसी तरह से अगर फेशियल नर्व पैल्सी के बारे में बात करें, अगर एक पेशेंट को फेशियल नर्व की पैल्सी हो जाती है तो नर्व जो सप्लाई करी थी, अब इस पेशेंट को जो है लेफ्ट साइड ऑफ फेस की फेशियल नर्व पैल्सी हो गई है, ठीक है। तो जब मसल्स को नर्व सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, द मसल्स आर गोइंग टू बी इनएक्टिव और वो डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब वो साइज में श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। लेटर ऑन जब फिजियोथेरेपी हम इस पेशेंट को एडवाइस करेंगे और पेशेंट जो है वो उसकी नर्व फिर फाइनली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना फंक्शन रीगेन करती है, देन द पेशेंट इज गोइंग टू रीगेन द मसल साइज और उसका जो एक्टिविटी है मसल्स की और मसल्स का जो साइज है वो रीगेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। समझ आ रही सबको? दिस जी इज द मैम. पैथोलॉजिकल फॉर्म, ठीक है। ये भी पैथोलॉजिकल एग्जांपल थी।
और इसकी फिजियोलॉजिकल एग्जांपल क्या थी? The notochord, the thyroglossal duct, as well as the uterus after the delivery. ये नॉर्मल कंडीशन है जिसमें जो है वो सेल साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है. ये नॉर्मल प्रोसेस है जो बॉडी में हो रहा होता है. सबको एट्रोफी की समझ आ गई है? व्हाट इज एट्रोफी? Yes, ma'am. ठीक है जी, सबको समझ आ गया? पहले मुझे बताएं एट्रोफी की डेफिनेशन क्या है. एवरीवन, एनीवन हु इज गोइंग टू टेल मी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एट्रोफी? मैम इसमें सेल का जो साइज है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस. ठीक है, यस मैम ठीक है. और इसमें क्या क्या रीजन क्या क्या हो सकती है? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से हो सकती है, लैक ऑफ नर्व इनर्वेशन की वजह से हो सकती है, डिक्रीज वर्कलोड की वजह से हो सकती है. ठीक है, एंडोक्राइन स्टिमुलेशन का लॉस होने की वजह से, जैसे आपको मैंने बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन्स की इफेक्ट की वजह से यूट्रस जो है वो साइज में इंक्रीज हो जाती है. और लेटर ऑन जब ये हार्मोन्स रिमूव हो जाते हैं आफ्टर द डिलीवरी, देन यूट्रस कम बैक टू इट्स नॉर्मल साइज. ठीक है जी. इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन की वजह से भी जो है, जो मैल नरिश्ड बच्चे होते हैं उनका भी जो सेल साइज है बॉडी में ओवरऑल उनका मसल जो है वो श्रिंक कर जाती हैं एंड दे आर वेरी थिन, लीन हो जाते हैं. ठीक है, समझ आ गई सबको एट्रोफी क्या है? जी मैम एट्रोफी कैन बी फिजियोलॉजिकल और इट कैन बी पैथोलॉजिकल. ठीक है, सो फिजियोलॉजिकल की एग्जांपल भी हमने देख ली और पैथोलॉजिकल की एग्जांपल भी हमने देख ली. अच्छा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, एट्रोफी के जस्ट ऑपोजिट टर्म है हाइपरट्रॉफी. ठीक है, एट्रोफी में साइज छोटा हो गया था और हाइपरट्रॉफी में क्या हो जाता है? इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल एंड फाइनली एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो टिश्यू या ऑर्गन है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल. यानी सेल्स के अंदर उसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और उसके ऑर्गेनेलिज ज्यादा बन जाते हैं जिसकी वजह से सेल जो होता है वो साइज में इंक्रीज हो जाता है. और इसकी एग्जांपल, हम जो फिजियोलॉजिकल एग्जांपल है वो है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूट्रस है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि मायोमेट्रियम जो है वो ज्यादा ग्रो करती है अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स और यूट्रस है वो साइज में इंक्रीज हो जाती है. सिमिलरली ड्यूरिंग जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा जिम ज्वाइन करते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं दे इंक्रीज इन साइज. ठीक है, दिस इज द फिजियोलॉजिकल एग्जांपल जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मली होता है. ठीक है, पैथोलॉजिकल एग्जांपल अगर हम हाइपरट्रॉफी की देखें तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है इसकी एग्जांपल. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है. हाइपरटेंशन की वजह से जो हार्ट के मसल्स हैं, हार्ट हैज टू वर्क मोर फोर्सफुली, ज्यादा जोर से उसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर इन द आर्टरीज. ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होती है कि ब्लड प्रेशर में जो आपका वेसल्स में प्रेशर है वो ज्यादा है, उसके अगेंस्ट हार्ट को बहुत ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो आपके कार्डियक मसल्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है क्योंकि उन्हें ज्यादा काम करना पड़ रहा है. ठीक है, तो द पेशेंट इज गोइंग टू डेवलप द हाइपरट्रॉफिक हार्ट. ठीक है, अब आप इस वाले डायग्राम में देखो मसल्स की थिकनेस कितनी है और इसमें देखो एक पेशेंट है जिसको कार्डियक क्या कहते हैं हाइपरट्रॉफी डेवलप हो गई है बिकॉज ऑफ द हाइपरटेंशन. द मसल्स ऑफ द हार्ट हैज बिकम थिकन्ड. कैन यू सी इन दिस डायग्राम? यस मैम ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. ठीक है, क्योंकि इसमें जो कार्डियक मसल्स हैं दे हैव बिकम लार्ज इन साइज. क्लियर हो गया सबको? जी मैम, ये जो जिस तरह मतलब बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं तो उनकी मतलब एक्सरसाइज की वजह से मसल बहुत मतलब हाइपरट्रॉफी की हो जाती है ना उनकी हाँ मसल्स. जी, हाइपरट्रॉफी की वजह से. तो मैम वो मतलब उनका हम लोग क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है या ये पैथोलॉजिकल? फिजियोलॉजिकल है, ये फिजियोलॉजिकल है. लेकिन मैम वो फिर कन्वर्ट नहीं हो जाता पैथोलॉजिकल में, क्योंकि फिर वो मोस्टली होता है कि वो अपनी एक्टिविटीज मतलब उनकी लिमिटेड हो जाती हैं हाइपरट्रॉफी की वजह से. हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम दोबारा बताओ. मतलब यानी जो है रिस्पॉन्स तो हमारा फिजियोलॉजिकल है, लेकिन क्योंकि उनका इतनी हाइपरट्रॉफी हो गई है कि वो मतलब फिर नॉर्मली उनकी मोशन भी तो लिमिटेड हो जाती है ना. मोशन कैसे लिमिटेड हो जाती है? देखो, ओवर
जब वो ओवर वर्क करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि मसल जो होते हैं उन और वो साथ में अपनी डाइट भी इंक्रीज करते हैं, as a result of which the cells are going to increase in their size because of formation of increased amount of protein in the muscle cells. ठीक है, तो वो सेल्स जो होते हैं उनके अंदर ओवरऑल उनका साइज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उनके अंदर ज्यादा प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज हो जाती हैं और सेल्स जो होते हैं वो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और टिल द टाइम वो एक्सरसाइज करते रहते हैं वो जो मसल्स होते हैं दे आर गोइंग टू इंक्रीज इन साइज। ठीक है, ओके मैम जी। और अगर लेटर ऑन अगर वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, दोबारा से फिर सेल्स जो है वो उनके मसल्स जो होते हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं साइज में। ठीक है, ओके मैम। क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है ना कि अगर वो ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो सेल्स जो हैं वो साइज में ज्यादा होंगे, और अगर वो मैंने ना हाँ शायद जी, कि सुना था कि मतलब जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना फिर वो इतने उनके मसल जो है वो हाइपरट्रॉफिक हो गए होते हैं कि वो नॉर्मली मतलब उनको होता है कि जिस तरह एक नॉर्मल मतलब आपका मसल वर्क कर रहा होता है ना फिर वो हाइपरट्रॉफिक में आके वो उस तरह वर्क नहीं कर रहे होते। तो फिर मैं ये मुझे कंफ्यूजन थी कि वो फिर नहीं ऐसी कोई पैथोलॉजिकल। बात नहीं, बस उनका एक्शन ज्यादा होने की वजह से उनकी यूटिलाइजेशन ज्यादा होने की वजह से वो जो है वो साइज में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बिकॉज दे आर ओवर वर्किंग। ठीक है, एक चीज जिसको आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो अपने आप को ओवर वर्क करने के लिए अपने आप में कुछ चेंज तो करेगी ना, क्योंकि उसे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। हाँ अगर जी। आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, यू ईट मोर टू गेट मोर एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से जब मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है तो वो भी इंक्रीज हो जाते हैं साइज में, सो दैट दे कैन अडेप्ट विद दैट एनवायरनमेंट। ठीक है, ओके सो मैम। इसकी हाइपरट्रॉफी की जो फिजियोलॉजिकल एग्जांपल है उसमें हमने यूट्रस की मायोमेट्रियम के बारे में बात की है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स वो इंक्रीज हो जाते हैं। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी का। ठीक है, और आफ्टर प्रेगनेंसी वो डिक्रीज हो जाते हैं एट्रोफी के प्रोसेस से, ये भी नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, इसी तरह से हमने कहा कि एक्सरसाइज जब बहुत ज्यादा करते हैं तो उसकी वजह से स्केलेटल मसल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं साइज में, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन की वजह से उसके हार्ट के मसल्स जो हैं वो हाइपरट्रॉफिक हो जाते हैं, दिस इज द एबनॉर्मल, दिस इज समथिंग विच इज पैथोलॉजिकल थिंग। ठीक है, हार्ट के मसल्स का इंक्रीज हो जाना साइज में, दिस इज एन एबनॉर्मल थिंग। ठीक है, दिस इज पैथोलॉजिकल कंडीशन। समझ आ गई सबको, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। यस मैम। यस मैम। तो नेक्स्ट है हाइपरप्लेजिया। अभी तक जो हमने देखा है हाइपरट्रॉफी और एट्रोफी में, उसमें सेल्स का साइज इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब हाइपरप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। हाइपरप्लेजिया इज अ कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ द सेल्स in an organ is going to be increased. This is called as hyperplasia. ठीक है जी, समझ आ रही है सबको? जैसे कि ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, अब मोस्टली क्या होता है कि किसी भी ऑर्गन में जब हाइपरट्रॉफी होती है तो उसके साथ साथ हाइपरप्लेजिया भी हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल इसकी एग्जाम्पल जो है वो ग्रेविड यूट्रस की है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब मायोमेट्रियम जो है वो हाइपरट्रॉफी भी हो रही होती है, यानी सेल्स जो है वो साइज में भी इंक्रीज हो रहे होते हैं और साथ साथ उनमें हाइपरप्लेजिया भी हो रहा होता है। हाँ, यानी कहने का मतलब ये कि सेल्स के नंबर भी इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, समझ आ गई सबको? दिस इज द यस मैम। फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लिवर की एग्जाम्पल लें, लिवर में भी अगर एक पेशेंट, अगर एक पर्सन जो है अपना वो पार्ट ऑफ लिवर डोनेट कर देता है फॉर लिवर ट्रांसप्लांट टू अनदर पर्सन, तो उसके जो रिमेनिंग हेल्दी सेल्स होते हैं लिवर के वो डिवाइड करके वो लॉस जो लिवर का पोर्शन लॉस हुआ होता है उसको कंपनसेट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया इन द लिवर। समझ आ गई सबको? यस मैम। तो दिस इज अ कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया जिसमें सेल डिवाइड करके नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी? मैम हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज इंक्रीज होता है और हाइपरप्लेजिया में सेल का नंबर इंक्रीज होता है। नंबर इंक्रीज होता है। गुड, यस मैम। ठीक है जी। तो हाइपरप्लेजिया में इंक्रीज होता है इन द नंबर ऑफ द सेल्स। ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो मैंने बताई है वो कौन बताएगा मुझे? ये हाइपरप्लेजिया की एग्जांपल?
हाँ जी, हाइपरप्लेजिया की एग्जांपल बताएं मुझे। मैम Gravis uterus. और कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया इन द लिवर। शाम्पविच के लिवर। यस मैम। ठीक है, लिवर की मैंने क्या एग्जांपल बताई है? इफ समवन इज गोइंग टू मैम डोनेट अगर अ कोई पार्ट ऑफ लिवर, अगर अगर डोनेशन कर दे उसकी तो तो जो तो मैम रिमेनिंग remaining उसके cover up नॉर्मल हो हेल्दी जाएगा। सेल्स होंगे वो, ठीक है। डिवाइड अब ये क्या था? ये प्रोसेस था, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस था, ठीक है। अब हम इसकी पैथोलॉजिकल एग्जांपल देखते हैं। इसकी पैथोलॉजिकल एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन्स। आप सबको पता है ना कि ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। यस मैम। मैम सबको ये बात पता है ना कि एंडोमेट्रियम जो है वो किस हार्मोन के अंडर इफेक्ट ग्रो करती है? Estrogen. यस मैम। एस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन। तो अगर ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में आ जाए तो फिर so it will lead to the increased growth of the endometrium, ठीक है। तो जब वो increase growth होगी एंडोमेट्रियम की, it can lead to the development of endometrial polyps, ठीक है। पॉलिप लाइक ग्रोथ बन जाएगी एंडोमेट्रियम के अंदर, या ये हो सकता है कि वहां पर हाइपरप्लेजिया हो जाए, यानी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन द एंडोमेट्रियम। और दूसरा क्या हो सकता है कि फाइनली इसमें कैंसरस चेंज आने की वजह से इट कैन चेंज इनटू द एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है। सो दिस इज द पैथोलॉजिकल और द डिजीज प्रोसेस जो कि हाइपरप्लेजिया की वजह से हो रहा है। समझ आ गई सबको? जी मैम। Yes, ठीक ma'am. है। रिपीट कर सो दें। दिस इज द एबनॉर्मल एग्जांपल जिसमें सेल साइज ज्यादा होने की वजह से जो है देयर इज गोइंग टू बी डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये एबनॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ईदर एंडोमेट्रियल पॉलिप बन जाते हैं या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया डेवलप हो जाता है पेशेंट को, या एंडोमेट्रियल कैंसर डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन है। इसी तरह से मेल्स में जो प्रोस्टेट होता है, अगर इसमें भी हाइपरप्लेजिया हो जाए, यानी सेल्स जो है प्रोस्टेटिक सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाए नंबर में, तो वी कॉल इट एज प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ठीक है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हम इसको बोलते हैं। ये बिनाइन कंडीशन होती है जिसमें सेल्स जो है वो इंक्रीज होने की वजह से प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज हो जाता है, और मेल्स में इट लीड्स टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेथ्रा, ठीक है, और पेशेंट्स को यूरिन पास करने में एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इसमें इवन लेटर ऑन पेशेंट कैन डेवलप द इवन द प्रोस्टेटिक कैंसर। जब हाइपरप्लेजिया, ये हम लेटर बाद में जब हम नियोप्लेजियास पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे जब हाइपरप्लेजिया आता है तो फिर लेटर ऑन इट कैन लीड टू द इवन द कैंसर्स, नियोप्लेजिया, जिसको हम नियोप्लेजिया बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ हाइपरप्लेजिया की बात कर रहे हैं। हाइपरप्लेजिया है क्या? व्हाट इज हाइपरप्लेजिया? कौन बताएगा? इंक्रीज मैम नंबर ऑफ सेल्स इसमें का नंबर ऑफ नंबर सेल्स इंक्रीज हो इंक्रीज जाता हो है। जाते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स व्हिच लीड टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द टिश्यू और द ऑर्गन, ठीक है। यस मैम। और ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल की एग्जांपल कौन बताएगा? मैम Gravis ग्रेविटी uterus or uterus compensatory और hyperplasia. कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया इन लीवर। कंपनसेटरी ठीक है। हाइपरप्लेजिया। और पैथोलॉजिकल की एग्जांपल कौन बताएगा मुझे? मैम इसमें Ma'am, एंडोमेट्रियम में एक एबनॉर्मल सेल्स का प्लेजिया जो बन नंबर है वो जाते इंक्रीज हो हैं, जाता है हाइपरप्लेजिया बन जाता है, कैंसर भी और बन कैंसर सकता डेवलप हो है। सकता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इसकी एग्जांपल है, और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ठीक है जी। मैम इसकी यस मैम। फिजियोलॉजिकल एग्जांपल एक दफा रिपीट कर दें। कि लिवर फिजियोलॉजिकल में एग्जांपल ये है कि जैसे यूट्रस इंक्रीज होती है साइज में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, so it जी occurs because of the increase in the number of cells of the myometrium। myometrium में होती है ना जो आपके जी यूट्रस में होती है, तो उसके जो सेल्स होते हैं वो सेल साइज में भी इंक्रीज होते हैं जो कि हाइपरट्रॉफी है, और वो नंबर में भी इंक्रीज है जो कि हाइपरप्लेजिया, ओके ओके मैम। ठीक है जी। लिवर वाले एक दफा रिपीट कर दें कि लिवर की एग्जांपल ये है कि इफ सम पर्सन इज गोइंग टू डोनेट अ पार्ट ऑफ लिवर, ठीक है, फॉर जैसे लिवर डोनेशन में ट्रांसप्लांट के लिए देते हैं, तो लेटर ऑन क्या होता है कि उस जो डोनर का अपना जो लिवर है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, नॉर्मल सेल्स वो डिवाइड करते हैं और देन दे आर गोइंग टू कंपनसेट फॉर द लॉस्ट पार्ट। ये फिजियोलॉजिकल एग्जांपल है इसकी, ओके मैम। ठीक है।
ठीक है, समझ आ गई सबको? यस मैम। आज हमने एक ट्रॉफी की है। जी मैम, आगे यस मैम। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म है जनाब मेटाप्लेजिया। अच्छा, मेटाप्लेजिया एक ऐसा चेंज है जिसमें वन सेल टाइप इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सेल टाइप जो है वो चेंज हो जाती है एक अदर सेल टाइप में। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर जो एपिथेलियम होती है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम होती है जो कि सीलिएटेड होती है। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम होती है जो कि सीलिएटेड होती है नॉर्मल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, अगर एक पेशेंट जो है वो स्मोकिंग करता है तो बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू द स्मोक, ये वाली जो एपिथेलियम होती है दिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, क्योंकि ये वाली एपिथेलियम जो है ये स्मोक के प्रेशर को ज्यादा बेयर कर सकती है एज कंपेयर टू दिस सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम। ठीक है, सो जब एक एडल्ट सेल टाइप इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एडल्ट सेल टाइप, दिस इज कॉल्ड एज मेटाप्लेजिया। समझ आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। Metaplasia is an adaptation in which one cell type is going to be replaced by another cell type. ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है डिस्प्लेजिया। अब मैम डिस्प्लेजिया क्या होता है? ये फिजियोलॉजिकल चेंज था ना? मेटाप्लेजिया जो है जी ये आपका मतलब स्मोकिंग जो है ये नॉर्मल फिनोमेना है स्मोकिंग नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, वो ये है ना कि उसके सेल फिर ज्यादा बेयर कर रहे हैं, मतलब कन्वर्ट हो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी ना फिर ये, कि गए। जिसमें जो ठीक है है एक सेल टाइप दूसरी सेल टाइप में चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ ठीक है। स्मोकिंग। नॉर्मली हमारी बॉडी में ऐसा नहीं हो रहा कि जी एक सेल टाइप दूसरी सेल टाइप में चेंज हो जाए। यस मैम। ठीक है, सो दिस इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन। चलें जी, अब आप टाइम भी आपका एंड हो गया, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी स्पीड ज़रा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि अदरवाइज तो फिर हम एंड नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है जी, आज चूँकि फर्स्ट लेक्चर था आप लोगों का तो मैंने ज़्यादा डिटेल में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं सो दैट आपकी बेस जो है वो शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग और आपको चीज़ों की समझ आए। ठीक है, होप सो सबको आज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। यस यस मैम। चलें जी, थैंक यू सो मच। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।